हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित भट्ट एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का बायो का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वन शॉट के अंदर खत्म कराऊंगा और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, एक्टिविटी डिस्कशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है और सारे बॉक्सेस आपके कवर होंगे। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे फुल चैप्टर नहीं, यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पूरे चैप्टर में जितना पार्ट है डिटेल एक्सप्लेनेशन में कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना लिविंग बींग्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आप किस चीज़ को कब लिविंग बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरली हम क्या बोलते हैं, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बोल देते हैं कि हाँ कोई चीज़ जिंदा है और कोई चीज़ जिंदा नहीं है। जैसे कि विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं जैसे कि आप मूव कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर रहा है, बट हो सकता है कि कोई इंसान सोया हो। तो एनसीईआरटी स्टार्ट यहीं से करती है कि आप किसी भी चीज़ को सिर्फ तब लिविंग नहीं कह सकते जब वहाँ पे आपको विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखें। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वे। ठीक है, नॉट द ओनली वे। तो आप कैसे बोलोगे कि कोई चीज़ लिविंग है कि कोई चीज़ नहीं है? आप देखोगे कि क्या उसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों होना जरूरी है? देखो, जो ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। हर जो लिविंग बीइंग है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, राइट? अब हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ हम कई बार चोटिल हो जाते हैं, कई बार हमें चोट लग जाती है या फिर हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। तो अगर ये, और हमारे सेल्स भी अगेन मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे भी उनका रोल है। तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हट गए वहाँ से, या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ जिससे वहाँ के मॉलिक्यूल्स चले गए। अब अगर वो मॉलिक्यूल्स रिप्लेस नहीं होंगे तो क्या वो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं हो जाएगी? क्योंकि उसका जो लिविंग ऑर्डर है वही बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होना, ताकि वाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स? टू रिपेयर, टू ग्रो एंड रिपेयर, टू ग्रो एंड रिपेयर करने के लिए। इसलिए जिन भी ऑर्गेनिज्म में आपका ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग कह देते हैं। अब इन्हीं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को करवाने के लिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ताकि आपको ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी मिल सके, इन्हीं से रिलेटेड। तो बेसिकली उन प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोल देते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, ये जिन भी लिविंग बीइंग में होगी उनको आप क्या बोल दोगे? उनको आप बोल दोगे लिविंग। और इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का मेंटेनेंस होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस कैसी प्रोसेस होती हैं? विच आर बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बेसिकली आपको मेंटेन करना है बॉडी को, इसलिए आपकी है यहाँ पे हमारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या लाइफ प्रोसेस होती है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म, जो मैंने अभी अभी बोला, उसमें वहाँ पे टाइप्स क्या हैं। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। बेसिकली दीज आर दी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, राइट? दीज आर दी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक शब्द का मतलब क्या है? देखो, मेटाबॉलिक या फिर मेटाबॉलिज्म अगर कहीं पे भी आता है तो इस शब्द का मतलब होता है, कहीं पे भी अगर आपका क्या आ रहा है, मेटाबॉलिज्म आ रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम ऑफ ऑल रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अकरिंग इनसाइड अकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि कितनी भी जो सारी रिएक्शन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म आपके दो टाइप के होते हैं। यहाँ से अब हमारी बातें सीरियस हो जाएंगी थोड़ी सी। अब देखो, मेटाबॉलिज्म के आपके कितने टाइप है? मेटाबॉलिज्म के होते हैं आपके दो टाइप। सबसे पहला है आपका कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंड सेकेंड इज योर एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है पहले ये समझते हैं। हम पेन साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो, कैटाबॉलिज्म अगर कहीं पे भी आता है, कैटाबॉलिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आपका जो ये मॉलिक्यूल है, मान लो, ठीक है,
ए बी करके कोई मॉलिक्यूल है, जब ये ए बी मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, ए प्लस बी बनाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जहाँ पे एक कंपाउंड टूट करके छोटे छोटे रिएक्टेंट वगैरह जो भी हैं ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है बेसिकली, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। वहीं एनाबॉलिक प्रोसेस की बात की जाए तो एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका एक कंपाउंड है, मान लो कोई भी रिएक्टेंट है ए प्लस बी, या आपका ए बी बनाते हैं, बट यहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, यहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये हो गई एंडोथर्मिक। तो बेसिकली एनाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये कैसी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में आपकी एनर्जी निकलती है, इसलिए ये कैसी हो गई, दीज आर दी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो ये हो गई आपकी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हमारी बढ़िया करके कि क्या होती है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ योर न्यूट्रिशन। अब देखो ये हमारी पहली लाइफ प्रोसेस है जहाँ पे आपका क्या होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी अभी बोली थी, अभी अभी बताई थी कि अगर आपको मूवमेंट करवाना है, लेट मी चेंज द कलर, अगर आपको मूवमेंट करवाना है मॉलिक्यूल्स का, इफ यू वांट टू मूव द मॉलिक्यूल्स, आपको चाहिए एनर्जी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी आपके पास आएगी फूड से, ठीक है, जो आपकी बॉडी के बाहर रखा हुआ है, ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर फूड नहीं है। तो इसी ट्रांसफरिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी सोर्स टू बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, इसी को आप क्या कहते हो, न्यूट्रिशन। बेसिकली आपके बाहर एनर्जी सोर्स है, जैसे ये आपकी बॉडी है, ये आपका एनर्जी सोर्स है, इसी एनर्जी सोर्स को जब आप बॉडी में लेके जाते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे ये आपको फूड के सोर्सेज दिखाई दे रहे होंगे। अब ये न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, कि बाहर कोई एनर्जी सोर्स है उसको हमने अपनी बॉडी के अंदर ले आए हैं हम, ठीक बात हो गई, ताकि हम उससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकें जो भी हमें एनाबॉलिक प्रोसेसेस करवानी है उनके लिए। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, कॉमनली जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कुछ इस टाइप से देखा गया है। देखो सबसे पहला टाइप होता है इनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफ। अब यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या है, देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ये जो ट्रॉफिक वर्ड है यहाँ पे, ट्रॉफिक का मतलब होता है टू प्रिपेयर। ऐसे ही ये जो हेट्रो वर्ड है, हेट्रो का मतलब होता है अदर, ठीक है, इतना आपको जानने की जरूरत थी। अब ये इनका मतलब क्या है, थोड़ा सा इनको समझते हैं। देखो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकें, ठीक है, दे कैन मेक देयर ओन फूड, और ये दो प्रोसेस से करते हैं। सबसे पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक, सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अगर अपना खाना लाइट एनर्जी के यूज से बनाए, कौन सी एनर्जी के, लाइट एनर्जी से, तो ये कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। लेकिन अगर यही ऑटोट्रॉफ अपना खाना बनाए केमिकल एनर्जी की हेल्प से, केमिकल एनर्जी की हेल्प से, तो ये हमारे कहलाए जाएंगे कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। लाइट का यूज करा तो फोटो ऑटोट्रॉफ, और अगर केमिकल्स का यूज करा तो केमिकल ऑटोट्रॉफ कहलाए जाएंगे। अब फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल है आपके ग्रीन प्लांट, और कीमो ऑटोट्रॉफ के आपके एग्जांपल है ये नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोसोमानास हो गया, और ये सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ठीक बात हो गई। अब ये हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, देखो हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरों से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली ये दूसरों की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे आर डिपेंडेंट ऑन, ये आपके ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ के ऊपर ये आपके डिपेंडेंट रहते हैं। अब इनके भी तीन टाइप होते हैं। देखो सबसे पहला टाइप होता है सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक होता है जिसका एग्जांपल होता है इकोलाई और फंजाई बैक्टीरिया, सॉरी आपका फंजाई, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया और फंजाई आपका। और पैरासिटिक होते हैं जिसका एग्जांपल है फैसियोला, टीनिया और एस्कैरिस। और होलोजोइक होते हैं आपके ह्यूमन्स, अमीबा और पैरामीशियम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में सैप्रोफिटिक क्या होते हैं। देखो कहीं पे भी अगर आपको सैप्रो वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि वहां पे किसी भी रॉटन चीज की बात होने वाली है। तो सैप्रोफिटिक वो क्या होते हैं जो रॉटन चीज़ों पे फीड करते हैं, ठीक है, यानी कि सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं ये, और उनसे अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करते हैं, उन्हीं से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, इकोलाई और फंजाई है। चलो मैं आपको उसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ अच्छे तरीके से।
देखो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम अभी यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपके सैप्रोफिटिक या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखो कहीं पे भी अगर आप ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सुनो तो ये जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें बेसिकली इसका मतलब है कि ये किसी भी रॉटन चीज़ के बारे में बात हो रही है, रॉटन, ठीक है। तो ये रॉटन चीज़ों पे यानी कि सड़ी गली चीज़ों पे ये ऑर्गेनिज्म अपना फीड करते हैं। अब ये करते कैसे हैं, थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझते हैं। मान लो कि आपके पास कुछ ऐसी सी ब्रेड थी, ठीक है, कुछ इस टाइप की ब्रेड थी आपके पास। अब ये जो ब्रेड का पीस था इसके ऊपर मान लो कुछ इस टाइप से फंजाई वगैरह ग्रो हो गए, ठीक है, इसके ऊपर इस टाइप से ये आपके फंजाई ग्रो हो गए ऐसे करके। ये आपके मान लो ये हो गए आपके फंजाई, दीज आर योर फंजाई। अब ये फंजाई पता है क्या करते हैं, और ये आपका रॉटन ब्रेड पीस, ये क्या है, ये है आपका रॉटन ब्रेड पीस, रॉटन ब्रेड पीस। अब ये जो रॉटन ब्रेड पीस होता है, ये जो रॉटन ब्रेड पीस होता है, तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है आपकी, बेसिकली ये जो रॉटन ब्रेड पीस है ये इस पे एंजाइम्स रिलीज करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो फंजाई हैं ये इसी ब्रेड पे क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये किसका, एंजाइम्स का। और ये एंजाइम्स क्या करती हैं, इन एंजाइम्स को पता है बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अगर कहीं पे भी एंजाइम वर्ड आ जाए तो एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। इनका यूज़ किया जाता है कि ताकि आप बाहर की सरफेस का ब्रेक डाउन कर लो, और यहीं पे इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, देन ये आपका हो गया ब्रेक डाउन फूड। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये हो गया ब्रेक डाउन फूड, जिसका आपने ब्रेक डाउन कराया एंजाइम से। और फिर ये इन्होंने डाइजेशन, बेसिकली डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना ही होता है एक तरीके से। तो इन्होंने बाहरी फूड को तोड़ा और फिर उसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है। देन फिर ये इसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, देन फिर ये इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं जो टूटे हुए फूड होते हैं। तो ये होता है सैप्रोफिटिक या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका। इसका एक एग्जांपल है आपका फंजाई, सेकंड एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरिया पूछेगा तो वो होता है इकोलाई, ठीक है बाग। ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये टाइप पढ़ लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। उसके बाद हम आते हैं हमारे अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस पे, विच इज़ योर ऑटोट्रॉफिक। इस वीडियो में हम यही वाले टॉपिक्स बिल्कुल कवर कर लेंगे। सेकंड जो आपका टाइप है वो होता है आपका पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक। चेंज द कलर। देखो पैरासिटिक का मतलब होता क्या है, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। पैरासिटिक, अब ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक चीज़ आपको याद रखनी है वो है होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है। और सेकंड है आपका वो पैरासाइट, ठीक है, होस्ट है और एक आपका है पैरासाइट। चेंज द कलर, ये आप लोगों को विजिबल नहीं होगा कलर, है ना। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है आपका होस्ट, सबसे फर्स्ट आपका होस्ट, सेकंड है आपका पैरासाइट। तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं, ये होस्ट की बॉडी पे फीड करते हैं बट ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका अगर आप नेचुरल एग्जांपल ले लो तो वो है अमरबेल। तो ये जो अमरबेल होती है ना, ये क्या करती है, ये आपकी रहती है होस्ट प्लांट के ऊपर। मान लो ये आपकी प्लांट की ब्रांच है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये आपकी प्लांट की ब्रांच है, यहाँ पे इस टाइप से ये आपकी प्लांट की ब्रांच है, ऐसे करके कुछ इस टाइप से ये आपकी प्लांट की यहाँ पे ब्रांच टाइप की है, और इसके ऊपर होती है आपकी अमरबेल, ठीक है। इसी के ऊपर जो है वो आपकी अमरबेल है, सामान लो। यहाँ पे फिर आपकी ये ग्रीन कलर से ये अमरबेल इस टाइप की है, ठीक है, ये है आपकी अमरबेल, अमरबेल विच इज़ योर पैरासाइट, ठीक है, ये आपकी पैरासाइट है। इसी अमरबेल को क्या कहते हैं, कस्क्यूटा कहते हैं। अब ये क्या करती है, ये इसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होगी, देखो ये खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। तो इसके बाद होता क्या है, ये जो जिस होस्ट पे ये रह रही है उससे जब उसमें फोटोसिंथेसिस होगी तो यहाँ से जो न्यूट्रिशन है, यहाँ से जो न्यूट्रिशन है, यहाँ से जो न्यूट्रिशन है, यहाँ से जो भी न्यूट्रिशन है वो आपका किस में चले जा रहा है, वो आपका अमरबेल क्या करती है, उससे एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है।
ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पैरासिटिक क्या होता है। अब ह्यूमन में भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन में भी आपके पैरासाइट हो सकते हैं। ह्यूमन में भी आपके पैरासाइट हो सकते हैं, जिनके आपके एग्जाम्पल हैं आपका टेप फॉर्म हो गया, अस्कारिस हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये आपके ह्यूमन में पैरासाइट होते हैं। अब ऐसी जैसे यहाँ पे पैरासाइट है, ऐसे ही आपके ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। ह्यूमंस में कौन कौन से पैरासाइट लिखते हैं, तो ह्यूमंस पे आपके रहते हैं टेप फॉर्म हो गया, टेप फॉर्म हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टीनिया। सेकंड एक और ऑर्गेनिज्म होता है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिवर फ्लूक, जिसको हम क्या कहते हैं, फैसियोला कहते हैं। और फिर एक आपका होता है राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म, इसको हम कहते हैं एस्कैरिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्कैरिस। ये हो गए आपके एस्कैरिस वगैरह। अभी तक मैंने आपको जो पैरासाइट बताया ना ह्यूमंस के अंदर, ये देखो, ये आपका जो ये आपका रहता है लिवर के अंदर, और ये जो आपके टेप फॉर्म और राउंड वॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेप फॉर्म और ये राउंड वॉर्म, ये आपके रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, या फिर आप सिंपल इंटेस्टाइन भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये आपके रहते हैं इंटेस्टाइन्स में रहते हैं ये। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो पैरासाइट आपके होस्ट बॉडी के अंदर है, जैसे ये जो पैरासाइट हैं, ये सारे ही जो यहाँ पे मैंने आपको पैरासाइट बताए हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, जो आपके यहाँ पे मैंने पैरासाइट लिखे हैं, ये बेसिकली आपके एग्जाम्पल हैं आपके इंडो पैरासाइट के। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके एग्जाम्पल होते हैं इंडो पैरासाइट के। और ये जो कस्क्यूटा है, इट इज़ एन एक्टो पैरासाइट। देखो, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, तो ये यहाँ पे है, ये आपका एक्टो पैरासाइट है, यानी कि ये आपकी होस्ट बॉडी के बाहर रहता है और ये आपकी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, इंडो पैरासाइट के इतने एग्जाम्पल्स थे। और आपको एक्टो पैरासाइट में क्या याद रखना है, आपको एक्टो पैरासाइट में याद रखना है, एक तो अमरबेल याद रखना है, पहला अमरबेल हो गया। सेकंड आपको याद रखना है टिक्स याद रखना है, आपको लाइसेस याद रखना है। ये आपके कैसे हैं, ये आपके कैसे हैं, ये आपके हैं एक्टो पैरासाइट, यानी कि ये होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं, देन फिर उससे न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। आई थिंक आपको ये सेप्रोफिटिक भी समझ में आ गया होगा, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक भी यहाँ पे अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। कि नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में जो कि होने वाला है हमारा होलोजोइक, जो कि क्या होने वाला है, जो कि होने वाला है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे इज गुड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये हम वैसे बाद में पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरे पूरे फूड को अपने खा लेता है, और फिर उसका जो डाइजेशन है, बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि डाइजेशन ऑफ फूड इज डन इनसाइड बॉडी। ठीक है, बेसिकली ये आपको याद रखना है कि डाइजेशन जो होता है आपके खाने का, वो आपका इनसाइड द बॉडी किया जाता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आपका इंजेशन होगा फूड का, यानी कि आपने खाने को खाया। सेकंड चीज़ क्या होगी, फिर उसका डाइजेशन होगा। अच्छा, कि अब आपका खाना तोड़ दिया हमने और उसको सिंपल में कन्वर्ट करा। फिर होगा यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन, जो खाना है वो इंटेस्टाइन वगैरह ने एब्जॉर्व करा। फिर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि वो खाना यूटिलाइज किया गया सेल्स के द्वारा। एंड लास्ट स्टेप जो उसका होता है, दैट इज योर लास्ट स्टेप जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन का होता है, दैट इज योर इजेशन। ठीक है, ये आपका होता है इजेशन। ये आपके हो गए स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपके हो गए स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन फॉलो कौन करता है, कौन कौन ये फॉलो करते हैं, तो ये आपके फॉलो करते हैं हम जिनको पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अमीबा को, देन हम पढ़ेंगे आपका पैरामीशियम को, देन हम थर्ड हम पढ़ेंगे हम खुद अपने बारे में, ह्यूमंस के बारे में। ठीक बात हो गई। तो आई थिंक आपको हेटेरोट्रॉफिक के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे।
चलो अब बात करते हैं हमारे फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जो कि आपका कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ये ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में, ठीक है। अब हमने हेटेरोट्रॉफ समझ लिया, तो अब हम समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है। देखो, ऑटोट्रॉफ का मतलब मैंने आपको बेसिक बेसिक तो बता ही दिया था। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, ये आपके यूटिलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस, इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक सोर्सेस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, CO2 और H2O, या फिर नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है, N2, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज़ करते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉफ है, अच्छा क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये समझो। ये जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं, ये होते हैं सिंपलर देन ऑर्गेनिक। ये आपके सिंपलर होते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज से। क्यों सिंपलर होते हैं, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे आपके हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज के बारे में, ऑर्गेनिक सोर्सेज के बारे में। अब ये ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनिक कब बोलते हो, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। सेकंड केस जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, एटलीस्ट वन डायरेक्ट बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन, सेकेंड, हाँ, वन डायरेक्ट बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट किसके बीच में होना चाहिए, एक डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपके होते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज। अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनिक सोर्स है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक सोर्स है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी चेन है, तो अगर इन सब चेन को ब्रेक करना है, अगर आपको इस चेन को तोड़ना है, 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 तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुद से एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये प्लांट के लिए एनर्जी के लिए फिजिबल नहीं है, और प्लांट के पास ऐसा मैकेनिज्म बेसिकली उतना नहीं है। अब इनऑर्गेनिक सोर्सेज के बारे में बात करें, तो ये आपके सिंपलर होते हैं, किससे, ऑर्गेनिक सोर्सेज से। और ये कैसे होते हैं, अब जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है आपका। अब ये देखो, दो बॉन्ड ब्रेक करने में तो उतना टाइम नहीं लगेगा। CO2 भी ऐसा ही है कुछ, है ना। यहाँ पे आपका CO2 भी बन सकता है ऐसी, ये CO2 हो गया ऐसे ही। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये थोड़े से सिंपलर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये इन्हीं को यूटिलाइज करते हैं। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इनके दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स के हमारे क्या हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। ऑटोट्रॉफ्स के हमारे क्या हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा इसका होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो वाले, एंड में यहाँ पे सेकंड पार्ट होता है आपका कीमो ऑटोट्रॉफ। ये यूज़ करते हैं हमारी लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड, और ये यूज़ करते हैं हमारी केमिकल एनर्जी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके ग्रीन प्लांट्स, इसके एग्जाम्पल हो गए ग्रीन प्लांट्स, और इसके एग्जाम्पल आपके हो गए नाइट्रोसोमानाज हो सकता है, नाइट्रोसोमानाज हो सकता है, और ऐसे ही हो सकता है आपका नाइट्रोवेक्टर हो सकता है, और ऐसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया भी आपका किसका एग्जाम्पल है, कीमो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको ये कीमो ऑटोट्रॉफ वाली बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ना तो पूरी तरीके से हेटेरोट्रॉफी होते हैं, ना वो ऑटोट्रॉफी होते हैं, ठीक है। और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफ। यहाँ से हम पढ़ते हैं मिक्सोट्रॉफ के बारे में, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी मिक्सोट्रॉफ के बारे में। अब ये जो मिक्सोट्रॉफ होते हैं ये क्या होते हैं, देखो मिक्सोट्रॉफ, ये जो मिक्सोट्रॉफ होते हैं ये होते हैं बेसिकली आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफ कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये क्यों इनको हम मिक्सोट्रॉफ कह रहे हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट खा देते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, आपका वीनस फ्लाई ट्रैप करके एक प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। और ऐसी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपके मिक्सोट्रॉफ के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स खाते हैं। ये क्यों खाते हैं, टू फुलफिल इनकी कौन सी रिक्वायरमेंट, N2 रिक्वायरमेंट, क्योंकि नाइट्रोजन से आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये जनरली ऐसी सॉइल पे ग्रो करते हैं जहाँ पे आपकी नाइट्रोजन नहीं है, तो उसको तो नाइट्रोजन चाहिए। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की अमाउंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट को खा लेते हैं, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफ कहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस अकर्स हेयर,
ठीक है, अकर्स हेयर। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये होती है, बट फिर भी ये क्या करते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको N2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, और फोटोसिंथेसिस से आपकी कुछ भी हो, नाइट्रोजन तो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में। देखो, अब प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस क्या होती है, सबसे पहले ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर आपको प्लांट्स में करवानी है तो आपको ये चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। जब भी आपका ग्लूकोज बनेगा बाय यूजिंग लाइट एनर्जी प्लांट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। अब आपने बचपन से एक बात पढ़ी होगी कि आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो हमेशा लीफ में होती है। चलो जानते हैं कि हमेशा ये फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ में क्यों होती है। तो हमने क्या करा, हमने एक लीफ को देखा, और हमने लीफ के पार्ट, ये आपने छोटी क्लासेस में देखे होंगे। देखो, सबसे बीच वाली जो बड़ी लाइन जा रही है उसको आपने बोला मिडरिब, इस और ये पूरी लीफ को क्या बोल दिया, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, जो ग्रीन कलर का है। और इसमें से मैं आपको अब इसमें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखो, ये आपकी अगर एक लीफ है, ठीक है, लीफ ऐसे ग्रीन कलर की होती है, आई शुड ग्रीन लीफ बनानी चाहिए। ठीक है, मान लो ये आपकी एक लीफ है, और इस लीफ के अंदर कुछ इस टाइप से एक लाइन जा रही है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस जा रही हैं ऐसे करके, ये बेसिकली इस टाइप से, और फिर इन लाइन से भी कई बार ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से कुछ ये पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो इस लीफ की टिप को क्या कहते हैं, हमने पार्ट्स देखे हैं पहले। सबसे पहले अब लीफ में ही क्यों होता है ये अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ऐसे पढ़ना होता है। सबसे पहले लीफ में क्यों होता है, सबसे पहले लीफ में क्यों होता है, सबसे पहले यहाँ पे है एपेक्स। एपेक्स बोलो तो टॉप को बोलते हैं एपेक्स, तो ये लीफ का जो पिन पॉइंट है इसको बोला एपेक्स। ठीक है, अब ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है इसको बोला मिडरिब। ये साइड में जो ये इस टाइप की दिख रही है ना, ये जो पैटर्न दिख रहे हैं, इनको आपने बोला वीन्स। और इन वीन्स से भी जो ये छोटी छोटी वीन्स आपको दिख रही हैं वैसे ही एक्स्ट्रा है, इसको हम कहते हैं वीनलेट्स। और जहां पे आपका ये जो पूरी लीफ है, बेसिकली ये तो आपका लैमिना या फिर लीफ ब्लेड होगा। ठीक है, लैमिना या फिर आपका लीफ ब्लेड है ना। अब ये लीफ ब्लेड हो गया। अब यहाँ पे जिस पार्ट से ये प्लांट को ज्वाइन है, बेसिकली दिस पार्ट इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो सारे पार्ट्स हैं ये अब समझ में आ गए होंगे। अब हमने देखा अच्छा कुछ ऐसी दिखती है लीफ। अब हमें अभी भी समझ नहीं आया कि भैया क्या होता है ऐसा। तो हमने क्या करा, हमने लीफ को काट के देखा। हमने लीफ को कैसे काटा, हमने लीफ को कुछ इस टाइप से काटा है, ऐसे। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। दिस इज कॉल्ड टेकिंग द क्रॉस सेक्शन। आपने ऐसे पूरा काटा है, और फिर आपने देन उसको इस टाइप से, ये जो ऊपर वाली लेयर है आपने इसको ऐसे करके खोल दिया है। फिर आपको यहाँ पे इस टाइप से दो लेयर मिलेंगी ना, एक लेयर ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली। तो फिर हम अब उसकी स्टडी करेंगे। देखो, आपने इसे काटा तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको देखने को मिला कि ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है प्लांट में। ऊपर एक वैक्सी लेयर है। देखो, इस डायग्राम में मैं आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखी एक वैक्सी लेयर जिसको आपने क्या बोला, क्यूटिकल बोला। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं शेप। ये कुछ इस टाइप का आपने रेक्टेंगल था, आई थिंक हमें एक रेक्टेंगल लेना चाहिए। यस, यहाँ पे भी रेक्टेंगल्स का बहुत काम है। तो सबसे पहली जो लेयर कुछ इस टाइप की दिखी आपको, ये है आपकी क्यूटिकल। जब आपने लीफ को कैसा काटा है, क्रॉस सेक्शन है आपका, हम क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हो गई क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल का काम क्या होता है, ये आपकी होती है वैक्सी लेयर। ठीक है, ये आपकी प्रोटेक्ट करती है लीफ को, प्रोटेक्ट लीफ। ठीक बात हो गई। अब जब आपने सबसे पहले क्या देखा, क्यूटिकल देखा, फिर उसके नीचे आपको दिखा अपर हाइपोडर्मिस, सॉरी अपर एपिडर्मिस दिखी आपको। ठीक है, यहां पे आपको दिखी ऐसी अपर एपिडर्मिस, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड है तो अपर बोल रहे हैं इसे। यहां पे आपको कुछ इस टाइप के सेल्स दिखे, दीज आर योर व्हाट, दीज आर योर अपर एपिडर्मल सेल्स, है ना। ये आपके अपर एपिडर्मल सेल्स हो गए, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से।
कुछ इस टाइप से। ये आपके कैसे हो गए, ये आपके हो गए आपके अपर एपिडर्मल सेल्स। तो हमने इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं अपर एपिडर्मिस। हम इसको क्या लिखते हैं, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस लिखते हैं हम इसको। अब इसी अपर एपिडर्मिस के नीचे हमें क्या दिखा, हमें यहाँ पे ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर और दिख गए। ये थोड़े से बड़े बड़े थे, थोड़े से इलोंगेटेड थे। और एक और चीज़ पता है क्या हमने नोटिस करी, हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि ये जो स्ट्रक्चर थे ये आपस में पास पास लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा पास पास लगे हुए थे। कुछ इस टाइप से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ऐसे ही बना देते हैं हम लोग। देखो ये डायग्राम बनाने में टाइम दिया है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कई बार। कुछ इस टाइप से आपका दिख गया। अब यहाँ पे इस टाइप से हम कुछ दिखा सकते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा इनको ना यहाँ को मूव करते हैं। इज गुड हेयर। अब इनमें पता है जब हमने ये स्ट्रक्चर को देखा, मान लो अभी ये कोई स्ट्रक्चर है, तो हमने देखा इनमें कुछ ऐसा ग्रीन ग्रीन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। हमें ना कुछ माइक्रोस्कोप में ऐसा ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ऐसा कुछ ग्रीन 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 दिखाई दिया। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। और ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ ये होता है इलोंगेटेड। और मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि इनमें क्या होता है, लेस एयर स्पेस होता है। इनमें क्या होता है, लेस एयर स्पेस होता है बिटवीन द, ये आपको जो पैरेन्काइमास दिख रहे हैं यहाँ पे। और थर्ड, इनमें हमें क्या दिखा, इनमें हमें दिखा क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें। ये जो ग्रीन पिगमेंट हमें दिखा था ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब हमें दिखा कि अच्छा ये कुछ ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, तो हो सकता है क्लोरोफिल यही हो। तो क्लोरोप्लास्ट दिखा हमें ऐसी लीफ में। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा और क्या क्या दिखे स्ट्रक्चर। फिर हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखे थे जो कैसे थे, सर्कुलर थे थोड़े से, बेसिकली ओवल भी कह सकते हो, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर है ऐसे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर थे इनके बीच में बहुत ज़्यादा एयर स्पेस थे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या थे, बहुत सारे एयर स्पेसेस थे, कुछ इस टाइप से जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे एयर स्पेसेस बहुत थे। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोल दिया, जहाँ यहाँ पे भी लेकिन ऐसे ही ग्रीन डॉट प्रेजेंट थे ये, बट यहाँ पे थोड़े से कम डॉट थे। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने बोल दिया यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन स्ट्रक्चर्स को हमने बोल दिया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं, सबसे पहले ये कैसे होते हैं, ओवल टाइप हैं थोड़े से। सेकंड, ये कैसे होते हैं, यहाँ पे लार्ज एयर स्पेसेस हैं, लार्ज एयर स्पेस हैं। और थर्ड, यहाँ पे आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज लेस प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज लेस प्रेजेंट, थोड़ा सा कम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक बात हो गई, आई थिंक अब इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम पूरे को थोड़ा सा ना ऊपर को मूव करते हैं, क्योंकि अभी हमारे थोड़े से और पार्ट्स हैं, ठीक है, थोड़े से और पार्ट्स हैं बस, फिर ये वाला हमारा टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। क्या करते हैं इसको इतना थोड़ा सा रिसाइज। हाँ, नाउ दिस इज गुड। चलो, अब इसके बाद क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अब इनको देख लेते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे कुछ इस टाइप के। लास्ट में हमें क्या दिखा, लास्ट में हमें एक और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया ऐसा, ये दिस स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे डायग्राम में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया गया है आपके डायग्राम में। तो एक बार यहाँ पे देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में देखो। अब इस डायग्राम से समझो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहला क्या था, ये अपर एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल लेयर हो गई, ये आपके हो गए पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये हो गया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये जो पूरा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है मीजोफिल। ये आपने अपने मीजोफिल रीजन जूम करा है, क्योंकि हमें अभी तक ये पता है कि मीजोफिल रीजन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में होती है, मीजोफिल में होती है। अब यहाँ पे आपको एयर स्पेस दिख गए। लास्ट में आपने देखा अच्छा यहाँ पे कुछ इस टाइप के, ये तो आपका वही है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लेकिन आपने देखा कि ये जो लोअर एपिडर्मिस थी, लोअर एपिडर्मिस के साथ देखो, साथ में प्रेजेंट है कुछ सेल, उनको आपने बोल दिया गार्ड सेल, ठीक है। अब ये आपका क्या हुआ, डायग्राम दिखा। अब हमें एक चीज यहाँ से हमने क्या नोटिस करी कि यहाँ पे एक चीज है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट हमें इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये हरा हरा था, और हमने पढ़ा है कि कोई ग्रीन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा कि अब हमने क्लोरोप्लास्ट को जूम करा। तो क्लोरोप्लास्ट को जूम करने पे हमें क्या मिला, देख हमें पता चला कि इसकी होती है डो मेम्ब्रेन,
दो मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन। कोई भी इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे कुछ ये इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब इनको अब आओ सबसे पहले इन्हें समझते हैं। मान लो आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है, आपके अपार्टमेंट का नाम है अमन कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, या फिर अमन विला, इस टाइप से कुछ आपके अपार्टमेंट का नाम है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब एक अपार्टमेंट है तो उसमें सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक फ्लोर होगा, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे फ्लोर हों, ठीक है, इस टाइप से आपके बहुत सारे फ्लोर हों आपके अपार्टमेंट में, ये ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, ये जैसा आपका ये अपार्टमेंट है, ये आपके अपार्टमेंट के बहुत सारे फ्लोर हों। और आप अब बस आपको क्या करना है, आपको सीन को विजुलाइज करना है कि अच्छा मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ और ऐसी क्या है, ऐसी बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, ऐसी क्या है, बहुत सारे अपार्टमेंट है। चलो एक और अपार्टमेंट बना लेते हैं यहाँ पे हम ऐसा ही, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ को मूव करते हैं ना, ये अपार्टमेंट चलो सही है यहाँ पे। अब ऐसी दो अपार्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका अपार्टमेंट 1 और ये आपका अपार्टमेंट 2। तो बेटा अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, ये है इस अपार्टमेंट का जो एक फ्लोर है ना, लीफ के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी मान लो अपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो पूरे अपार्टमेंट को आपने बोल दिया ग्रैनम, ठीक है, ये पूरा अपार्टमेंट है ग्रैनम। और बाकी मान लो कुछ इस टाइप से आपकी पूरी लीफ है, ठीक है, इसके बाहर पूरी लीफ है और लीफ में कुछ ऐसे अपार्टमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं हम, सर्कल, ठीक है, ऐसा है मान लो कुछ थोड़ा सा ऊपर पे, यहाँ पे मान लो कुछ इस टाइप की लीफ है, ठीक है, कुछ इस टाइप की लीफ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो पूरा अपार्टमेंट है इसको क्या बोला, ग्रैनम बोला। और इस ग्रैनम के जो ये एक एक घर है ना जो इसका, इसको आपने बोल दिया थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड बोल दिया आपने इसको, समझ में आ गई बात। अब ऐसी ये इसमें भी ग्रैनम होगा और ये क्या होंगे, एक एक थाइलाकॉइड। तो ग्रैनम इज व्हाट, ग्रैनम इज द कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड, समझ में आ गई बात। अब ये जो थाइलाकॉइड यहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर क्लोरोफिल है हमारा, ठीक है, इसी के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। अब थोड़ा सा इसको भी समझते हैं, अब थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। अब ये जो दो अपार्टमेंट है, अब ये जो दो अपार्टमेंट है, अब ये जो आपके दो अपार्टमेंट हैं, इन दो अपार्टमेंट को लिंक करने के लिए भी तो कोई ब्रिज वगैरह होगा ना। अब ये दो दोस्त हैं मान लो, तो इनको बात तो करनी पड़ेगी यहाँ पे आपस में, इन लोगों को ऐसे लड़के जो कि रहेंगे, तो यहाँ पे जो ब्रिज होते हैं ना, इसको प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला। और बाकी जो पार्ट है लीफ में, जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है लीफ में, इसको हम कहते हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जूम करा, फिर आपको पता चला कि अच्छा ये थाइलाकॉइड और ये ग्राना के अंदर है। तो अब हम हमारी फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस की। देखो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, चलो इसकी बात कंटिन्यू करते हैं हियर। देखो जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये आपकी दो फेजेस में होती है, ठीक है। एक फेज को आप बोल देते हो, एक फेज को आप बोलते हो लाइट रिएक्शन, एक फेज को आप बोलते हो लाइट रिएक्शन, और एक फेज को आप बोलते हो डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन या फिर डार्क फेज। अब ये लाइट रिएक्शन आपकी होती है ग्रैनम में, लीफ के बेसिकली दो ही पार्ट तो पढ़े पहले, और ये डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। अब ये है क्या, देखो लाइट रिएक्शन वहां पे होगी जहां पे, लाइट रिएक्शन आपकी वहां पे होगी जहां पे जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको लाइट एनर्जी की जरूरत है। डार्क रिएक्शन वहां पे होगी जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहां पे लाइट डार्क रिएक्शन हो रही है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अच्छा डार्क रिएक्शन का एक और नाम है जिसको आप कह देते हो केल्विन साइकिल। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल पता चल चुके हैं। देखो अब आप ऐसे समझो कि आपने पूरा सब कुछ जो मटेरियल था वो गैदर कर लिया है, आपको पता चल गया कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, और बाकी ये जो आपके नीड्स थे, सनलाइट थी, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये आपको मिल गई है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। अब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि स्ट्रोमा में कौन सी प्रोसेस होती है, ग्राना में कौन सी प्रोसेस होती है, हम ग्रिड्स के हेल्प से इसको समझेंगे, ठीक है। मैं एक
बड़ा सा ग्रिड बना देता हूँ इतना। यहाँ पे नीचे पे कुछ स्पेस हम रख देते हैं ताकि हमें यहाँ पे कुछ अगर और लिखना हो तो वो हेल्प करे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम नीचे पे मूव करेंगे तो देखो, अब मान लो यहाँ पे जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, नाउ दिस, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे नीचे पे मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में हम डॉटेड लाइन बनाते हैं ताकि हम दिखा पाएँ कि अच्छा ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है और ये रिएक्शन ग्राना में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो लिखूंगा जो आपकी हो रही है ग्रैनम में, और यहाँ पे मैं वो लिखूंगा जो आपकी हो रही है स्ट्रोमा में। अब होता क्या है ये समझो, मैंने तुम्हें एक चीज़ अभी अभी बोली थी कि ग्रैनम में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर टाइप का प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मान लो अभी सर्कुलर बना रखा है मैंने, इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर में बहुत सारी ऐसी डॉटेड लाइंस। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर थाइलाकॉइड, ठीक है। ये क्या है आपका, यह है आपका थाइलाकॉइड। और इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैंने अभी अभी बताया था, इसी थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरो के रुक जाओ, क्लोरोफिल, ठीक बात हो गई। अब क्या रिएक्शन होती है, सबसे पहले स्टेप सारे समझते हैं और वन बाय वन करके हम इस रिएक्शन को अच्छे से मास्टर करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपकी सनलाइट आई, कहाँ गई, आपका ये गया थाइलाकॉइड में, ठीक है। ये आपकी सनलाइट आई, ये है आपकी सनलाइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सनलाइट। और ये जो सनलाइट आई है ये है आपका थाइलाकॉइड। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर थाइलाकॉइड। रेड कलर से लिखते हैं, यहाँ पे हम ब्लू कलर का यूज करेंगे। दिस इज योर व्हाट, दिस थाइलाकॉइड, ये है आपका थाइलाकॉइड। अब ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर सनलाइट पहुंच चुकी है, तो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप तो, और ये थाइलाकॉइड ने सनलाइट को ऐसे एब्जॉर्व कर लिया, तो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से आपका, और यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आपका क्लोरोफिल का पिगमेंट। तो क्लोरोफिल के पिगमेंट ने क्या करी, सनलाइट एब्जॉर्व कर ली। फिर यहीं से पता है क्या होता है, यहीं से आता है पानी। पानी बोले तो H2O, यहीं से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। कहाँ आ रहा है वाटर, भी थाइलाकॉइड में आ रहा है। यह है आपका H2O। H2O आएगा कहाँ से, H2O आएगा रूट से। तो सेकंड स्टेप भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा, विच इज योर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि आपका वाटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हुआ क्या, सनलाइट पहुंच चुकी है, क्लोरोफिल भी यहीं पे है, तो जब वाटर आपका सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या करता है, ब्रेकडाउन कर जाता है, फिर यहाँ से आपको अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ से आपको यही वाटर से मिलता है, H+ मिलता है और O2 गैस मिलती है, और आपका क्या मिलता है, आपको एक E- मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे रिएक्शन हो गई आपकी। अब यहाँ पे रिएक्शन इवॉल्व हम लिखते हैं, रिएक्शन इवॉल्व वो क्या है, सबसे पहले आपका क्या था, 2H2O का मॉलिक्यूल था। जैसे ही वो आपका सनलाइट और क्लोरोफिल की उसमें आया, प्रेजेंस में आया, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला 4H+ आयन, आपको O2 गैस मिल गई, और आपको क्या मिल गया, E- इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक बात हो गई। आई थिंक ये आपकी इवॉल्व रिएक्शन है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ये हमारी सबसे सेकंड रिएक्शन भी हो गई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसके बाद वाला जो यहाँ वाला फेज हो रहा है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है, सनलाइट की जरूरत पड़ रही है। तो ये क्या है, यह है आपका लाइट फेज। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, यह है लाइट फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं अभी बस ऊपर ऊपर से बताता हूँ। देखो ये जो H+ है और ये जो E- है, यहाँ पे आपकी लीफ के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ से हम बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका क्या, प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा स्मॉल करते हैं इसको। लाइट फेज ये हो गया आपका, यहाँ से ये गया आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया। कौन कौन गया? ये H+ गया और ये E- गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ से, ये आपके जो आपने यहाँ पे H+ और E- दिया है, ये इसका हेल्प करके बना देता है एनर्जी करेंसी, विच आर योर ATP, एंड सेकेंड आपकी बनती है यहाँ पे NADPH का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम ये इसी सेल में बनती है। ठीक है, ये आपका ग्राना में ही होता है। क्या क्या बनता है थोड़ा सा ऊपर पे लिखते हैं। यहाँ से आपका क्या क्या बनता है? यहाँ से आपका बनता है ATP बनता है एक तो, और सेकंड आपका बनता है NADPH का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, NADPH का। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपका यहाँ पे लाइट फेज जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में जाते हैं ये आपके ATP और NADPH, जो आपका कहाँ रिलीज हुए हैं? देखो, थाइलाकॉइड से रिलीज हुआ है, और क्या बने? ATP और NADPH। ये आपके कहाँ गए? ये आपके गए स्ट्रोमा के अंदर, और वहाँ ये लोग चलाते हैं केल्विन साइकिल। ये कोई चलाने वाली साइकिल नहीं है, एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है केल्विन साइकिल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और ये केल्विन साइकिल की वजह से क्या होता है? देखो, प्लांट ने क्या है? प्लांट ने ऐसे CO2 भी एब्जॉर्व करी है। ठीक है, CO2 भी है, CO2 भी है, CO2 भी है ऐसी। अब यहाँ से CO2 भी है ऐसी, तो यहाँ पे CO2 है, और यहाँ पे क्या गई है? ATP और NADPH का मॉलिक्यूल भी गया है, तो बेसिकली एनर्जी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। थर्ड स्टेप क्या होता है? रिडक्शन। थर्ड स्टेप होता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 आपका यहाँ पे बन जाता है। तो केल्विन साइकिल चली यहाँ पे। फिर ये केल्विन साइकिल जब चलती है तो इससे क्या बनता है? इससे एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप क्या कहते हो? हेक्सोस, या फिर आप लिख लो यहाँ पे फ्रक्टोस। तो बेसिकली आपकी केल्विन साइकिल चली, और ATP और NADPH की हेल्प से ये चली, और इसने CO2 का रिडक्शन करके क्या बना दिया? C6H12O6 का मॉलिक्यूल। और ये जो हेक्सोस और फ्रक्टोज है, ये फिर आपके प्लांट के अदर पार्ट में चले जाता है जहाँ जहाँ एनर्जी चाहिए, और अगर ये फिर भी बच गया तो ये आपका इंटरचेंजेबली ये आपका कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ठीक है, और अगर फिर ये स्टार्च की जरूरत पड़ती है प्लांट में, मान लो कुछ बहुत हाई एनर्जी वाला काम आ गया, तो फिर ये जो स्टार्च होता है ये वापस से आपका हेक्सोस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, ये होती है आपकी डार्क रिएक्शन। बात हो गई, आई थिंक आपको ये तीनों स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है? ये जो ATP और NADPH है, सबसे पहले अब इनको जान लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। देखो, ATP की फुल फॉर्म होती है, ये तो आई थिंक पता ही होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ऐसे ही ये NADPH है, NADPH, इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटीनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये आपकी एनर्जी बनती है, और एक कन्वर्जन रेट आपको याद रखना है। दिस इज योर डार्क फेस, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यह है डार्क फेस। कि आपका अगर 1 NADPH का मॉलिक्यूल है, तब ये आपका 3 ATP में भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया, ये NCERT से बहुत लेवल ऊपर था, लेकिन आई थिंक आपको फोटोसिंथेसिस की एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो होगी आपके दिमाग में आपको एकदम मिल गई होगी। ठीक है, अब हमने फोटोसिंथेसिस देख ली, और हमने देखा एंड प्रोडक्ट क्या था? स्टार्च और ग्लूकोज थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला है वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो, फोटोसिंथेसिस आपकी होती है 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ में सबसे बेस्ट, और ये होती है आपकी सिर्फ रेड लाइट में और ब्लू लाइट में वैसे बेस्ट होती है। ठीक है, रेड लाइट और ब्लू लाइट में आपकी बेस्ट होती है, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो अगर आप लाइट को 680 नैनोमीटर पर सेट कर दो तो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक लिमिट तक बढ़ाया, वो लिमिट प्लांट के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, आपने एटमॉस्फेयर में क्या करा? आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक लिमिट तक बढ़ाया, लेकिन अगर आप उस लिमिट से बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, अगर आप उस लिमिट से क्या करोगे? बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के लिए पॉइजनस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पॉइजनस हो जाएगी।
अब सेकंड चीज क्या है, सेकंड है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, बोल दिया मैंने। अब थर्ड है आपका वाटर कंसंट्रेशन। देखो वाटर अगर ज्यादा भी दोगे तो आपका प्लांट सड़ सकता है, लेकिन अगर आप कम दोगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए कम पड़ेगा। तो बेसिकली आपको क्या देना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये टेम्परेचर वाला पॉइंट देखो, जो हमारे नॉर्मल प्लांट हैं, जो हमारे कोर्स में, विच आर योर C3 प्लांट, अगर मैं आपसे C3 प्लांट की बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं हमारे C3 प्लांट की, तो ये जो C3 प्लांट होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस बढ़ती है 40 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस के बाद इनमें हो जाती है एक्सेसिव विल्टिंग। एक्सेसिव विल्टिंग हो जाती है इनके बाद अगर इस टेम्परेचर से बढ़ा होगा, और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव विल्टिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि प्लांट जलने लग जाता है आपका। लेकिन C4 प्लांट, ये आपका एक टाइप ऑफ प्लांट है, ये जो C4 प्लांट होता है, C4 प्लांट के अंदर आपका 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में भी आपकी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ऑफ कोर्स इसकी भी एक लिमिट होती है, बट C3 प्लांट से वो लिमिट ज़्यादा होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको जो फैक्टर्स बताया, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा क्लोरोफिल से होती है, मैं कैसे मान लूँ कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, उसको प्रूफ करने के लिए है आपकी एक्टिविटी 5.1, और 5.2 में हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लीफ ले लेनी है। ठीक है, कौन सी लीफ लेनी है आपको, वेरीगेटेड लीफ लेनी है। वेरीगेटेड लीफ बेसिकली कलरफुल टाइप की जो लीफ है आपकी, जैसे मनी प्लांट की लीफ में देखना बहुत सारे पैटर्न बने होते हैं, उसमें पैटर्न बने हैं ना उसमें बहुत सारे। तो ऐसी जो आपकी कलरफुल लीफ होती है, ऐसी जो आपकी कलरफुल लीफ होती है, आपको ऐसी लीफ ले लेनी है। फिर क्या करना है, फिर आपको इस रूम को, इस लीफ को रख देना है, और ये जो प्लांट है, ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसी एक लीफ ली, फिर आपने क्या करा, इस लीफ को बॉयल करा। आपने इस लीफ को बॉयल करा। अब जब आप इस लीफ को बॉईल करोगे अच्छे तरीके से, तो क्या होगा यहाँ पे, अच्छा बॉईल की किस में किया, ये इंपॉर्टेंट है। आपने इस लीफ को बॉईल किया है आपका वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर क्यों बॉईल किया, मैं आपको अभी भी बताता हूँ। देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि लीफ की जो आपका अपर एपिडर्मिस थी, अपर एपिडर्मिस से ऊपर एक लेयर थी, कौन सी थी, क्यूटिकल थी। जो क्यूटिकल होती है ना, वो क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है। अब आपको बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मैकेनिज्म आयोडीन टेस्ट का। देखो, अगर क्लोरोफिल ही इंपॉर्टेंट होता है तो आपका स्टार्च सिर्फ क्लोरोफिल के आसपास ही बनना चाहिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट में ही आपका क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जहां जहां क्लोरोप्लास्ट होगा वहां ग्रीन आपको दिखना चाहिए, और वहीं वहीं आपका ब्लू ब्लैक कलर आना चाहिए। अरे ऐसी दिखती है ना एक वेरीगेटेड लीफ। आप एक काम करना, आप घर में मनी प्लांट का पत्ता उठा करके देखना। देखो, जैसी ये आपकी एक लीफ होती है, ये लीफ पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होती, कहीं कहीं पे ये ऐसे पैचेस में ग्रीन होती है। ठीक है, ऐसे ये जैसे ये एक पैच हो सकता है, ये जैसे एक पैच हो सकता है, ये जैसे एक पैच हो सकता है, ये जैसे एक पैच हो सकता है, इस टाइप से ये ग्रीन होती है। यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो अगर हमने आयोडीन टेस्ट करा इसके ऊपर, और अगर सिर्फ इन्हीं ग्रीन कलर में एरियाज में ब्लू ब्लैक कलर आया, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंट में आपका ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो अगर ऐसा हो गया, इट मीन्स कि अगर आपका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं है, तो इट मीन्स उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और स्टार्च भी आपका वहीं पे बन रहा है। अब ठीक है, अब इसके लिए क्या करा, सबसे पहले आपने क्या करा, लीफ को बॉईल करा। लीफ बॉइल्ड इन वाटर, सबसे पहला स्टेप था लीफ बॉइल्ड इन वाटर। अब ये क्यों करा, टू सॉफ्ट क्यूटिकल, टू सॉफ्ट क्यूटिकल, ताकि आप क्या कर दो, क्यूटिकल को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो, जिस वजह से अगर आप इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालो, अगर आपकी जो ये लीफ थी, फिर आप इस पर जो आयोडीन सोल्यूशन डालो, विच इज सॉर्ट ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, बहुत डार्क ब्लूइश कलर होता है आयोडीन का, मान लो मैं ये डाल रहा हूँ। अगर आप इस पर फिर क्या डालो, ये आप डाल रहे हो आयोडीन सॉल्यूशन। तो अगर आपने क्यूटिकल नहीं निकाली और आयोडीन सॉल्यूशन ऐसे ही डाल दिया, तो बेटा कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला उससे। क्यों नहीं आएगा उससे कोई भी रिजल्ट, वो रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो क्यूटिकल ने आयोडीन सॉल्यूशन को आपके क्लोरोफिल तक जाने ही नहीं दिया। क्लोरोफिल के अंदर है ना थोड़ा सा, देखो क्यूटिकल था, एपिडर्मिस था, उसके बाद आपका क्लोरोफिल वाला पिगमेंट स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, लीफ बॉईल करा H2O में, ताकि आपकी क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाए, और ये जो आयोडीन है ये उसको पेनिट्रेट करते हुए आपके क्लोरोप्लास्ट को चले जाए। सेकंड आपने क्या करा, आपने करा डीकलराइज, डीकलराइज लीफ, डीकलराइज करा आपने लीफ को, ठीक है, ताकि आपको पता ना चले फिर ये ग्रीन ग्रीन पिगमेंट्स कहाँ कहाँ पे थे। इसलिए आपने सबसे पहले ट्रेस कर लिया था कि ग्रीन ग्रीन कहाँ पे है। फिर आपने डीकलराइज करा लीफ को, कैसे करा, बाय बॉइलिंग इन H2O, बाय बॉइलिंग इन H2O, सॉरी बॉइलिंग इन आपका इथेनॉल, या फिर कोई भी अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, बॉइलिंग इन आपका इथेनॉल, लेकिन बॉइल ही करना है। अगर आप इथेनॉल को, बेसिकली आपको इथेनॉल को बॉइल नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
अगर ये आपका बीकर है, आपको इस बीकर में ऐसे पूरा पानी लेना है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब डालनी है, इस टेस्ट ट्यूब में आपका ये होनी चाहिए इथेनॉल, दिस शुड बी योर इथेनॉल। क्योंकि अगर आपने इथेनॉल को ऐसे बॉयल करने की सोची तो आपकी लग जाएगी किचन में आग, ठीक है, किचन में आग लग सकती है या फिर लैब में आग लग सकती है, बिकॉज इथेनॉल इज हाईली फ्लेमेबल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक वाटर बाथ, देखो ये जो सेटअप है ना, जहाँ पे ये इस टाइप का आप इथेनॉल को नहला ही तो रहे हो पानी में, तो वाटर बाथ, इस सेटअप को क्या कहते हैं, वाटर बाथ कहते हैं। फिर आपने इसके अंदर ऐसे लीफ डाली तो लीफ का कलर चले जाएगा। अब इसके बाद जब आप इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, तो जैसे मैंने ये पहले ट्रेस करके रखी थी, तो जहाँ जहाँ पे मैंने ग्रीन ट्रेस करा था, आप देखोगे वहाँ वहाँ पे कैसा कलर आ जाता है, वहाँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने ट्रेस करा था वहाँ पे कलर आ जाता है आपका ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका ब्लू ब्लैक कलर आता है। वहाँ पे कैसा कलर आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है। ये कौन सा कलर आता है आपका, ब्लू ब्लैक कलर, जो कि ये दिखाता है कि क्लोरोफिल अगर होगा तभी आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सकती है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी 5.2 डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेने हैं विच आर नियरली ऑफ द सेम साइज, और इनको आपको रख देना है डार्क रूम में कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, ताकि इसका क्या हो जाए, सारा वो यूज़ हो जाए, जो भी आपका फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज था वो यूज़ हो जाए। अब इसके बाद आपको ऐसे बेल जार, ये जो ग्लास के जार हैं, ऐसे इनमें कवर करके रखना है, और एक में आपको KOH रखना है, बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक में नहीं रखना है। तो ये जो KOH होता है ये क्या करेगा, ये आपका एब्जॉर्व कर लेगा CO2 को, और अगर आप फिर इनकी लीफ के ऊपर जहाँ पे आपने KOH रखा है उस प्लांट की अगर आप लीफ के ऊपर कुछ 6-7 घंटे बाद अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका KOH सारी CO2 को एब्जॉर्व कर चुका होगा, और बिना CO2 के आपका स्टार्च नहीं बनता है, क्योंकि केल्विन साइकिल में भी उसका रोल है, और प्लस जब रिडक्शन CO2 का ही होता है ना, तो अगर CO2 ही नहीं होगा तो रिडक्शन किसका होगा। वहीं अगर सेकंड प्लांट पे आयोडीन टेस्ट करोगे तो वो आपको ब्लू ब्लैक कलर देगा। आई थिंक आपको ये जो 2 एक्टिविटीज़ हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो अदर पार्ट्स थे हमने उनके बारे में भी अच्छी तरीके से डिस्कस करा। पैरासिटिक जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी चैनल पे उसमें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होलोजोइक न्यूट्रिशन हम उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।